हाय, मैं हूं निशान सर और आपका स्वागत है एक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री लेसन 4 क्लास 10 से, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके पहले की वीडियो में मैंने अणुसूत्र, संरचना सूत्र, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पर चर्चा किया। कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने क्लियर मेंशन किए थे, डिस्कशन किए थे उस पर। अब हम आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहला दहन, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण, फिर संकरण या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, उसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम दहन पर चर्चा करते हैं। दहन का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ईंधन है सबका दहन होता है और दहन के पश्चात हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर मिलता है। तो चूंकि हम कार्बन चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, इसलिए दहन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी ईंधन हमारे पास है, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, कोई भी ईंधन हो, सारे में क्या है, कार्बन है, अर्थात तो कार्बन से ही मिलकर के बने होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्बन युक्त तत्व को यदि जलाया जाए तो जलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है ऑक्सीजन। और कोई भी कार्बनिक यौगिक जब जलेगा तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और यही कारण है कि अधिकतर जो भी ईंधन को हम जलाते हैं तो जलने के उपरांत वो ऊष्मा देता है, ऊष्मा माने हीट, प्रकाश भी देता है और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। एक उदाहरण अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोयला को हम जलाते हैं, कोयला कार्बन का एक ग्रुप है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में ऊष्मा देता है, साथ ही साथ लाइट भी देता है। मतलब ऊष्मा और प्रकाश के साथ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये सारे जो अभिक्रिया होंगे सारे को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं या फिर उपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे में ऑक्सीजन क्या होता है आकर के जुड़ जाता है। अर्थात दहन जो प्रक्रिया है वो एक ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया भी उसको बोला जा सकता है। हम अधिकतर बार देखते हैं, अधिकतर बार कि जो भी ईंधन है वो प्रदूषक तत्व फैलाते हैं। प्रदूषक तत्व जैसे अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा का कारण जो होता है वो अम्लीय गैसों का वायुमंडल में उपस्थित होना है और अम्लीय गैस ईंधन के द्वारा निकलते हैं। तो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा सल्फर या फिर नाइट्रोजन होते हैं, और ये जब सल्फर जलने के उपरांत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। और हम सभी जानते हैं जितने भी अधातु हैं, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, जितने भी अधातु हैं सारे के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और उसी अम्लीय ऑक्साइड के कारण जब बारिश होता है तो बारिश के जल में घुल जाता है और उससे अम्लीय वर्षा होता है। तो ये था हमारा कारण प्रदूषण फैलने का। अब हम ये जानेंगे, थोड़ा सा घरेलू चीजों पर बात करते हैं कि अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात करें और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यदि हम जलाते हैं तो उसका पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से जलता है। और जब भी कोई ईंधन पूरी तरह से जलता है तो उसका ज्वाला का जो रंग होता है या तो नीला होता है या तो फिर व्हाइट होता है, या तो नीला या तो व्हाइट, और उसमें धुआं ना के बराबर उत्पन्न होता है। अर्थात यदि उसमें हम खाना पकाते हैं तो बर्तन जो है हमारा वो काला नहीं होता है। ऐसा किसमें होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और इसलिए होता है क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से जलता है। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन नहीं होता। यही रीजन है कि इसको ज्वाला का रंग लाल या पीला होता है और धुआं उत्पन्न करके काले को उत्पन्न करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें कि अगर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो तो ज्वाला का रंग कैसा होगा। इससे घर में गैस सिलेंडर है, जब नया गैस सिलेंडर हम घर में लगाते हैं और जब ऑन किया जाता है गैस चूल्हा तो उससे नीले रंग की ज्वाला निकलती है जिससे बर्तन काला नहीं होता है। लेकिन अगर कभी कभी किसी कारणवश दूध वगैरह उबल जाए और चूल्हा का जो बर्नर है उसका जो क्षेत्र होता है वो यदि जाम हो जाए तो जाम होने के उपरांत उससे नीला के बजाय लाल या पीला कलर का ज्वाला निकलने लगता है और बर्तन जो है वो भी काला हो जाता है। तो उसका रीजन ये होता है
कि जब क्षेत्र जाम हो जाता है तो ऑक्सीजन सही मात्रा में वहां नहीं पहुंचता, गैस उतना ही मात्रा में बाहर आता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे गैस का पूरा दहन नहीं होता है। और जब पूरा दहन नहीं होगा तो ज्वालाकरण लाल या पीला होगा, काला धुआं भी उत्पन्न होगा और बर्तन काला होगा। मतलब यह है कि जिस ईंधन का पूर्ण दहन होगा उससे उसका ज्वालाकरण व्हाइट या नीला होगा, उसमें धुआं उत्पन्न ना के बराबर होगा, और जिस ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होगा उसके ज्वालाकरण लाल होगा या पीला होगा और वो काला रंग का धुआं भी उत्पन्न करेगा। आगे हमारा दहन टॉपिक में ही है कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। हम सबने 5-6 क्लास से ही पढ़ा है कि कोयला का निर्माण कैसे होता है। कोयला पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पूर्व जब कोई बहुत बड़ा वन क्षेत्र बहुत अधिक गहराई में दब गया, जिसके कारण उसका संपीड़न नहीं हुआ, कहने का मतलब सड़ गल नहीं पाया, तो अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव के कारण वो क्या हो गया, कोयला में परिवर्तित हो गया। नॉर्मली पेड़ अगर गिर जाए, ऊपर इसके ऊपर पेड़ गिरा हुआ, ऊपर पट्टी के ऊपर पेड़ गिरा तो सड़ गल के खत्म हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गहराई पर होता, जिसके कारण उसको सड़ नहीं पाया और अत्यधिक दाब के कारण वो धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से समुद्री जीव जंतु या पादप जब जमीन के नीचे बहुत अधिक गहराई में दब जाते हैं तो लाखों वर्ष बाद जाकर के वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन सा वस्तु ज्वाला उत्पन्न करेगा और कौन सा वस्तु ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, एक लकड़ी का टुकड़ा का बात करें, जलाते हैं तो ज्वाला निकलता है। लकड़ी का कोयला का बात करें तो जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, केवल उष्मा निकलता है लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से कच्चा कोयला का हम बात करें, जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होता है, और पका हुआ कोयला जो घर में इस्तेमाल करते हैं उससे ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। कारण क्या होता है, लकड़ी में हम जब भी आपने लकड़ी जलाया होगा तो देखा होगा जहां पे लकड़ी जलता है उसके आसपास जल नजर आता है। मतलब लकड़ी में जल होता है और जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो जल वाष्प में बदलता है। वाष्प में बदलने के कारण वो ज्वाला उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से कच्चा कोयला हम सभी जानते हैं भारी होता है, उसके अंदर भी जल होता है। जैसे ही कच्चा कोयला को हम जलाते हैं तो जल वाष्प के रूप में बदल जाता है और वो ज्वाला उत्पन्न करता है। यही लकड़ी जब आधा ज्यादा जल जाता है, जिसे हम लकड़ी का कोयला कहते हैं, जब उसको जलाते हैं तो कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई भी जल नहीं होता जो वाष्प में बदल सके। उसी प्रकार से कोयला, पका हुआ कोयला को हम जब जलाते हैं तो ये भी ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। रीजन सिंपल सा है कि इसके अंदर भी जल की मात्रा नहीं है जो वाष्प में बदलेगा और ज्वाला उत्पन्न करेगा। तो सीधे शब्दों में अगर बात किया जाए तो इसका अर्थ ये निकला कि वही पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न होगा जलने के उपरांत जिसके अंदर वाष्पशील पदार्थ होगा। वही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करेंगे जिसके अंदर वाष्पशील पदार्थ होगा। जिसके अंदर वाष्पशील पदार्थ नहीं होगा वो पदार्थ कभी ज्वाला उत्पन्न नहीं करेंगे। अब अगर मोमबत्ती की बात करें, मोमबत्ती में तो जल नहीं होता लेकिन ज्वाला कैसे उत्पन्न होता है, तो आप सबने देखा होगा मोमबत्ती पिघलता है, लिक्विड बनता है और वही गैस बनता है जिसके कारण ज्वाला उत्पन्न होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, ऑक्सीकरण। हमारा जो अगला टॉपिक है वह आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकारक। इन दोनों को एक साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑक्सीकारक है क्या, ऑक्सीकारक हम किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकारक की अगर परिभाषा की बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान देंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वैसे पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इत्यादि वैसे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अर्थात ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अगर परिभाषा का बात करें तो ये ऐसे होगा कि कुछ वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी ऑक्सीकारक द्वारा
किसी ऑक्सीकारक द्वारा अभिकारक में ऑक्सीजन को जोड़कर या ऑक्सीजन को प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये आपका अभिकारक है, ये आपका ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकारक इस अभिकारक में ऑक्सीजन को क्या करता है? जोड़ देता है। गौर करें, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। तो ये जो आपका अभिकारक है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ने वाला कौन था? ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक के रूप में हम क्या लिए थे? KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। तो यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होगा कि जब कोई ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी ऑक्सीकारक द्वारा अभिकारक में ऑक्सीजन को जोड़ करके नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यह आपका एथेनॉल है और यह आपका एथेनोइक है, मतलब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करेंगे और रिएक्शन जो होगा ये होगा C2H5OH, ऑक्सीकारक KMnO4 या फिर पोटेशियम टाइक्रोमेट भी लिया जा सकता है और उसके बाद क्या बनेगा आपका? एथेनोइक अम्ल। इसी रिएक्शन को थोड़ा विस्तार में यहाँ पे लिखा गया जैसे बुक में है। इसीलिए सेम रिएक्शन C2H5 शॉर्ट में है, यहाँ पर CH3CH2OH है। अगर C2H5 को हम तोड़ते हैं संरचना सूत्र में तो यही चीज आता है आपका। ध्यान देंगे CH3 लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। CH2 तो CH2 लिख दिया, लास्ट में क्या लिखते हैं? OH। तो क्या लिखा गया? OH। तो सेम चीज यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी ऑक्सीकारक दिया गया, ऑक्सीकारक इसको ऑक्सीजन दिया और क्या बना? एथेनोइक अम्ल बन गया। तो ये था आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये था आपका ऑक्सीकारक। अब हम आगे बात करेंगे संकलन या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पर। संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, देखते हैं क्या होता है संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। पहले इसका परिभाषा हम समझेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा बताया था मैंने कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो 2 या 3 आवर्त से जुड़े होते हैं और जो और आगे अभिक्रिया कर सकते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए असंतृप्त वसा का एग्जाम्पल लेते हैं। असंतृप्त वसा जैसे C2R4, क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच 2 आवर्त है, मतलब ये क्या है? असंतृप्त वसा है। इसे हम संतृप्त कैसे बनाएं? तो संतृप्त बनाने के लिए कुछ उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर निकेल का। उत्प्रेरक हमारे लिए यहाँ पर कौन है? निकेल है। और क्या जोड़ेंगे हम इसमें? हाइड्रोजन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर उसको संतृप्त बना देते हैं। संतृप्त कैसे बनेगा देखिए, C2R4 पहले से था, अब 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया गया जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड था, मतलब डबल बॉन्ड जो था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, अर्थात जो असंतृप्त वसा है अब यहाँ पर आके बन जाता है आपका संतृप्त वसा। अर्थात एक बार फिर से देख लेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ करके संतृप्त बनाया जाता है, उस अभिक्रिया को हम संकलन या फिर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संकलन इसलिए, संकलन का मतलब होता है जोड़, और हाइड्रोजनीकरण इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ करके इसको संतृप्त बनाया जा रहा है। तो ये था आपका अगला टॉपिक। अब हम आगे बात करते हैं
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आखिर होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनअभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कभी कभी खास परिस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाते जाता है और उसका स्थान क्लोरीन को लेते जाता है। इसको हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जस्ट CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं Cl2 सूर्य के प्रकाश में, तो बनता है यहां पर CH3Cl प्लस HCl। इसको थोड़ा विस्तार से लिखते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो CH4 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्लस यहां पर क्या है Cl2 है, Cl2। अब यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, हटा देते हैं, और एक Cl यहां पर आ जाएगा, लगा देते हैं। तो यहां पर एक Cl चला गया और एक Cl यहां बचा, तो यहां पे क्या मिल गया, HCl हमको मिल गया। तो इसी तरह से अभिक्रिया यहां पर संपन्न होगा। सूर्य का प्रकाश है, CH4Cl2, एक क्लोरीन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो CH3 बचेगा यहां पर पहले, CH3 चूंकि एक हाइड्रोजन यहां से हट के यहां आ गया, एक Cl जुड़ जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा। अब यहाँ पे दो Cl था, एक Cl इसके साथ चला गया, एक Cl बच गया और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो आपके लास्ट में क्या बच गया, HCl। तो ये जो था आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। प्रतिस्थापन मतलब दूसरे के स्थान को खुद ग्रहण कर लेना, प्रतिस्थापन। वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी खास परिस्थिति में क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके हाइड्रोजन को हटाता है, उसका स्थान खुद ले लेता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे इसका परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः अनअभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात वो अभिक्रिया नहीं करते, परंतु कभी कभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन इनसे अभिक्रिया करके एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और उसका स्थान खुद ग्रहण करते जाता है। अतः इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इक्वेशन में ये लिखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमने जाना दहन के बारे में। दहन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे दहन वाले जो ईंधन है सब में कार्बन होते हैं। किसमें ज्वाला उत्पन्न होगा, किसमें नहीं होगा, कोयला का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, फिर हमने ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक के बारे में जाना, संकलन, प्रतिस्थापन। अब हम कल आगे बढ़ेंगे एथेनॉल, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और हम वीडियो को आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।